Hello everyone, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss will under Muslim law. मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विल क्या होती है, वसीयत क्या होती है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे. इंपॉर्टेंट केसेस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके लीगल टर्म क्या क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उसके प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप उसे देख सकते हैं. अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर. टॉपिक है हमारा वसीयत. मुसलमानों में वसीयत जो है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के अधिकारों का एक प्रदान होता है. अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैम आपने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. तो यहाँ पर दो पॉइंट आ जाते हैं. दो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति जो है वसीयत करता है, मीन्स की ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का जो ओनर रहता है उसे हम लोग टेस्टेटर कहते हैं, मीन्स वसीयत करता कहते हैं. एंड जो व्यक्ति जो है वसीयत ले रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लेगेटी, वसीयतदार कहलाएगा. तो यहाँ पर मैंने जब इसका जो डेफिनेशन बता रही थी तो उसमें बताई कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, संपत्ति का अधिकार जो है प्रदान किया जा रहा है. तो यहाँ पर टेस्टेटर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहा है कि लेगेटी को अपने जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स का प्रदान कर रहा है. ओके, और यह प्रदान जो है ऐसा होना चाहिए, संपत्ति का राइट्स का प्रदान जो है ऐसा होना चाहिए कि टेस्टेटर की मृत्यु के बाद जो है प्रभाव में आता है. मीन्स कि जब तक टेस्टेटर की मृत्यु नहीं होगी वह वसीयत जो है प्रभाव में नहीं आएगा. मीन्स कि टेस्टेटर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो जितना उसने वसीयत किया है वो प्रभाव में आ जाता है. ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि एक और पॉइंट आता है कि वसीयत करता जो है अपनी मृत्यु के पूर्व, जैसे कि कुछ भी चीजों का वसीयत कर दिया है तो वो अपनी मृत्यु के पूर्व जो है उस वसीयत को रिवॉक कर सकता है. क्या कर सकता है, रिवॉक कर सकता है, मीन्स खंडन कर सकता है. ओके, तो यहाँ आपने समझा कि जो प्रॉपर्टी का ओनर रहता है उसे हम लोग टेस्टेटर कहते हैं एंड जिसके बिहाफ पे या जिसे दिया जा रहा है उसे हम लोग लेगेटी कहते हैं, वसीयतदार कहते हैं. ओके, यहाँ आपने समझ लिया. अब आमिर अली ने क्या कहा है, आमिर अली के शब्दों में, आमिर अली जो है जो जस्टिस एम सोतायरा के शब्दों में कहा है कि मुसलमानों के द्वारा जो वसीयत जो है एक दैवीय कार्य है जो कुरान से संपादित किए जाते हैं. ओके, कहाँ से संपादित किए जाते हैं, कुरान से संपादित किए जाते हैं. इसलिए इसे डिवाइन वर्क माना गया है, डिवाइन दैवीय कार्य माना गया है. अब यहाँ पर समझते हैं कि वसीयत का ओरिजिन कैसे हुआ था. तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप देख लेंगे और इसे आप नोट आउट भी कर लेंगे. साद इब्न अबी वक्कास. साद इब्न अबी वक्कास जो है मक्का में लंबे समय से बीमार थे और उनके पास जो है प्रॉफिट आया करते थे और प्रॉफिट जो है उनसे उनका बातचीत हुआ करता था और प्रॉफिट जो है आया करते थे. तो जो साद इब्न अबी वक्कास जो है कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूं उसका, मेरे पास एक डॉटर है, मेरे पास एक बच्ची है, तो मैं इतनी सारी संपत्ति का, बच्ची को देने के बाद भी इतनी सारी संपत्ति का मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं जो वसीयत जो है 2/3 मीन्स की 2/3 भाग जो है वसीयत कर देना चाहता हूँ. तो यहाँ पर जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो फिर प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब से जो वक्कास थे, अभी वक्कास थे, उन्होंने कहा कि तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर, जब मैं 2/3 जो भाग है वो वसीयत नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं फिर. तो यहाँ पर प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि आप जो है 1/3 भाग ही वसीयत कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को. तो यहाँ पर कहा गया जो प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, जो हमारे प्रोफेट हैं उनके द्वारा जो है साद इब्न अबी वक्कास को कहा गया कि आप जो है 1/3 भाग ही आप वसीयत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप वसीयत नहीं कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है अपनी मृत्यु के पूर्व जो है सारी प्रॉपर्टी को आप हिबा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन
वसीयत विल जो है सिर्फ 1/3 भाग ही कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप पूरी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन वसीयत जो है 1/3 भाग को ही आप कर सकते हैं, वो भी जो वसीयत है मृत्यु के बाद जो है प्रभावी होगा। अब यहाँ पर आपने ऑरिजिन को समझ लिया। अब यहाँ पर चलते हैं कैपेसिटी फॉर विल ऑफ टेस्टेटर। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि वसीयतकर्ता की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरीके का व्यक्ति जो है एक वसीयत कर सकता है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मेजोरिटी। यहाँ पर मुस्लिमों के लिए जो मेजर की एज है, बहुत सारे चीज़ों में जैसे कि मैरिज हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 15 ईयर निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप जो है विल करने जाते हो तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंतर्गत जो 18 ईयर एज दी हुई है वो यहाँ पर प्रभावी होता है। एंड कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट के अंतर्गत 21 ईयर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि विल के लिए आप 18 ईयर से आप जो है एक कहा जाए कि आप जो है विल कर सकते हैं 18 ईयर के अंतर्गत। अब यहाँ पर साउंड माइंड क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जब तक एक कहा जाए कि सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, इसे करने के बाद मुझे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक व्यक्ति जो है पागल नहीं होना चाहिए। पागल रहेगा तो कोई भी चीज़ों को अगर करता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि साउंड माइंड होना चाहिए, मीन्स स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। एंड थर्ड होता है कन्वर्जन, मीन्स होता है कि धर्म त्यागी कह सकते हैं या धर्मांतरण किया हुआ व्यक्ति भी है जो क्या कर सकता है, एक वसीयत को कर सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंसॉल्वेंट मीन्स होती है दिवालिया व्यक्ति ही क्या कर सकता है कि विल कर सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन सही होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो है वसीयत कर सकता है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्या वसीयत कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे कर सकता है अभी हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होती है कि वसीयत करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि आत्महत्या से पूर्व, मीन्स की क्या होती है कि जैसे कि आत्महत्या कर रहा है उससे पूर्व अगर वसीयत कर देता है तो कहा जाएगा कि ये वसीयत जो है वैलिड होगी। अब क्या होती है कि वो क्या करता है कि पॉइजन खा लेता है, आत्महत्या जो करने की कोशिश कर लेता है, इसके बाद जो है जल्दी जल्दी में जाके वसीयत करता है, तो ऐसी वसीयत जो है मान्य नहीं होगी, वॉइड होगी। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत एक केस दिया हुआ है। केस है आपका मजहर हुसैन वर्सेस मोधा बीबी 1898-25 IA-219 के केस में बताया गया है कि मजहर हुसैन बनाम जो मोधा बोदी का केस है, सैयद इब्न अली जो है मरने से पहले जो है 1/3 भाग जो है अपनी 3 जो चचेरी बहनों को क्या करता है, वसीयत कर देता है। 3 जो चचेरी बहनें हैं उनको वसीयत कर देता है। तो क्या ये वसीयत जो है मान्य होगा? ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया कि आत्महत्या करने से पहले कोई भी व्यक्ति जो है वसीयत करता है तो कोर्ट ने कहा कि यह वसीयत जो है मान्य होगी, वैलिड होगा। इस केस के अंतर्गत जो वसीयत किया गया था वो वैलिड होगा। अब हम लोग चलते हैं टेस्टेटर की जितनी भी कैपेसिटी थी उसको हम लोग समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं लेगेटी के क्या क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग लेगेटी। अब यहाँ पर चलते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट आता है उत्तराधिकारी। यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उत्तराधिकारी के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तराधिकारी को कितने भाग है वसीयत किया जा सकता है, सुन्नी लॉ के अंतर्गत क्या है, शिया लॉ के अंतर्गत क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उत्तराधिकारी जिसे हम एयर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एयर्स को हम लोग वसीयत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है उत्तराधिकारी को वसीयत करना भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अन्य उत्तराधिकारियों की कंसेंट लेनी आवश्यक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं कर सकता है, लेकिन उत्तराधिकारी के अलावा जो है आप जो है 1/3 भाग जो है वसीयत कर सकते हैं। लेकिन उत्तराधिकारी को वसीयत करना भी है तो कंसेंट से वसीयत किया जा सकता है, मैंने ये पहले ही बताई। अब हम लोग चलते हैं कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ के अंतर्गत क्या चीज बोला गया है। सुन्नी लॉ के अंतर्गत दूसरे उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना किसी भी उत्तराधिकारी को किसी भी भाग का वसीयत जो है मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा, इनवैलिड होगा।
यहाँ पर सुन्नी लॉ में यही कहा गया है कि आप कितना भी आप जो है वसीयत कर जितने भी उत्तराधिकारी है उनसे क्यों नहीं कंसेंट क्यों ना ले, लेकिन आपका जो उत्तराधिकारी को देना, कोई भी वसीयत देना जो है यहाँ पर अमान्य माना गया है। जहां तक सिया लॉ की बात करते हैं, सिया लॉ के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी जो सिया लॉ में दूसरे उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना किसी भी उत्तराधिकारी को 1/3 वसीयत दान कर सकता है। वहां पर सुन्नी लॉ की बात किया जाए तो जब तक उत्तराधिकारी की कंसेंट नहीं लेते हैं, कंसेंट ले भी लेते हैं तो वहां पर अमान्य होता है, लेकिन यहाँ पर कंसेंट लिए या नहीं लिए आपका मान्य होगा 1/3 वसीयत करना। अब हम लोग चलते हैं कि अनबॉर्न पर्सन होता है कि जो अजन्मा बच्चा है। यहाँ पर कहा गया है कि वैसे तो बच्चे का अस्तित्व होना आवश्यक होता है, वैसे तो बच्चे का अस्तित्व होना आवश्यक होता है, लेकिन सुन्नी लॉ में वसीयत किए जाने से 6 मंथ के भीतर उसका जन्म हो जाए। सुन्नी के अंतर्गत 6 मंथ के अंतर्गत वसीयत करता जो है, कोई भी वसीयत करता है तो उसके अंतर्गत 6 मंथ के अंतर्गत जो बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो ये वसीयत जो है मान्य होगी। एंड सिया लॉ में वसीयत करता की मृत्यु विधि से, जैसे कि मृत्यु तिथि जो है से गर्भ धारण की अधिकतम अवधि 10 मंथ तक भी हो तो भी ये मान्य हो सकती है। कोई कोई बुक में दिया है कि जैसे कि बच्चे का अस्तित्व होना चाहिए, कोई कोई बुक में सिया लॉ के अंतर्गत 6 मंथ एंड सुन्नी लॉ के अंतर्गत 10 मंथ दिया हुआ है। तो मैं जितने बुक में पढ़ी हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है, सर्च किया है, उसके अंतर्गत तो मुझे यही पता चला है। अब सुन्नी और सिया लॉ के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन अगर चेंज हुए होंगे तो आप उसे आप देख लीजिएगा। जहाँ कहीं भी गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी। एंड जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, स्टडी की है, उसके अनुसार यही चीज बताया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं हत्यारा। कोई क्या हत्यारा जो व्यक्ति है, क्या उसका जो वसीयत किया जाता है, उस व्यक्ति को वसीयत किया जा रहा है तो क्या वो मान्य होगा? यहाँ पर बोला गया है कि हत्यारा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या होती है कि कभी कभी क्या होती है कि उसके ऊपर हत्या का केस चल जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है इनोसेंट होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है गलती से या फिर हम कह सकते हैं कि विदाउट इंटेंशन से क्या होती है कि हत्या हो जाती है तो वो व्यक्ति का जो विल है वो मान्य होगा। लेकिन क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है इंटेंशन के रूप में या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिमिनल तरीके का उसने मर्डर किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का कार्य किया है, तो उस तरीके के व्यक्ति का जो वसीयत जो है मान्य नहीं होगा। मीन्स कि हत्यारा का भी यहाँ पर इंटेंशन देखा जाएगा कि विदाउट इंटेंशन के कोई भी हत्या किया गया है तो उसका जो वसीयत जो है मान्य होगा, और जो इंटेंशन से किया है उसका वसीयत जो है मान्य नहीं होगा। गैर मुस्लिम को कोई भी वसीयत किया जाता है तो वो मान्य होगा। यहाँ पर चाहे आप सिख को करते हैं, चाहे आप ईसाई को करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंतर्गत करते हैं, तो वो कोई भी जो विल है वो मान्य होगी, लेकिन वो 1/3 भाग ही वसीयत आप कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। एंड 5th पॉइंट आता है खैरात के लिए वसीयती दान। जब मैंने खैरात पढ़ा रही थी, जब मैं यहाँ पर आपको बताई थी इसके अंतर्गत सदका के अंतर्गत मैंने बताई थी कि धार्मिक प्रयोजन से के लिए कोई भी चीज वसीयत किया जा रहा है, अल्लाह के नाम पर कोई भी वसीयत किया जा रहा है, तो आपको पता है कि अल्लाह जो है अल्लाह के अंतर्गत कोई भी वसीयत किया जाता है तो ऑफकोर्स वो मान्य होगा, क्योंकि ये धर्म कर्म का कार्य किया जा रहा है, सदका का कार्य किया जा रहा है और खैरात का कार्य किया जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि उस तरीके का वसीयत जो है मान्य होगा। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल की वसीयत के अंतर्गत आप जो है किस तरीके की जो प्रॉपर्टी है उसको आप जो है वसीयत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या जैसे कि आपका हो जाता है टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, तो जिसका आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर जिसका किया जा सकता है उसका वसीयत आप कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर हर बार मैंने बोली हूँ कि एक वसीयतकर्ता जो है 1/3 भाग से अधिक का दान नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस बात को कह के गए थे, किससे कहे थे, साद इब्न अबी वक्कास से कह के गए थे कि आप जो है 1/3 भाग से अधिक को वसीयत नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं थर्ड जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल है, वह प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे की ना हो जिसका वसीयत किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने पहले ही बोली
कि वसीयतकर्ता जो है प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी है वो दूसरे का है और ये मालिक बन के इस लेगेसी को वसीयत कर दे रहा है, तो ऐसा वसीयत जो है, ऐसा विल जो है मान्य नहीं होगा, अमान्य होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी हो ट्रांसफियरेबल होनी चाहिए। ओके, क्या होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ फुल बिल के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट मैटर थे उसको आपने समझ लिया। एंड हम लोग चलते हैं कि रिवोकेशन ऑफ विल। मैंने जब बता रही थी तो उसमें कहा था कि कोई भी वसीयतकर्ता जो है क्या कर सकता है, टेस्टेटर जो है एक विल को क्या कर सकता है, मृत्यु होने के पूर्व जो है क्या कर सकता है, रिवॉक कर सकता है। किस तरीके से रिवॉक किया जा सकता है, तो रिवॉक जो है एक्सप्रेस मीन्स होती है कि आप जो है बोलकर, लिखकर, किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप जो है उस वसीयत को रिवॉक कर सकते हैं। और इम्प्लाइड तरीके से भी रिवॉक किया जा सकता है, मीन्स के आचरण के द्वारा कि हाँ मैं इस जो हिबा है उसको मैं रिवॉक करना चाहता, सॉरी हिबा बोल रही हूँ, जो विल है उसको मैं रिवॉक करना चाहता हूँ। तो आप क्या है कि एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड जो तरीका है उसके अंतर्गत आप जो है वसीयत को क्या कर सकते हैं, रिवॉक कर सकते हैं, रिवोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने समझा जो विल है, विल अंडर मुस्लिम लॉ या विल इन मुस्लिम लॉ क्या क्या चीज़ है। अब हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे प्रीएम्पशन, हक सुपा, अग्र क्रयाधिकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड जो कोई भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।